तो बच्चों हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर पे लगभग हमने 20 से भी ज़्यादा वीडियो हमने बनाई हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एक अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वो वीडियो देखें, फिर आप कोई भी इसका क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमने जो क्वेश्चन आंसर थे पहले जो चैप्टर के बीच में थे, उनको हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, उनके सोल्यूशन दिए थे। अब हम जो एक्सरसाइज है हमारी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें लगभग 16 क्वेश्चन हैं, उनके हम सोल्यूशन आपको देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, और इस चैप्टर में से बड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नीट या जेई के एग्जाम में या कम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं, और जनरल क्वेश्चन भी बड़े सारे इसमें इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 पेयर दिए गए हैं, 4 पेयर। तो इनमें से बताना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करता है। इनमें से कोई एक करता है, लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात आए, जब मेटल के साल्ट की जब भी बात आए, तो आपने क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं मेटल का, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसको एक साइड में एक आधे मिनट में आपने बना लेना है। क्या है वो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता फीके पकाता है। उसके बाद था कॉपर हाई कोर्ट है आपका, ये था सिल्वर और गोल्ड, और लास्ट में प्लेटिनम भी आता है। ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मुश्किल से मुश्किल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सवाल भी आप एक सेकंड में निकाल सकते हो। ये देखिए, जैसे ये है पहला, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल। सोडियम क्लोराइड में हमें पता है ये साल्ट जो लिया होगा ना, अगर तो उस साल्ट में जो मेटल है उससे अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी। जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम कहाँ आता है, जी आता है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से अगर सोडियम से ज़्यादा कोई रिएक्टिव मेटल डालेंगे तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पोटाशियम ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या कर रहा है, कॉपर की बात कर रहा है, इट मीन रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड में कॉपर डालेंगे, रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर तो बड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को छोड़ेगा ही नहीं। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम। ये देखो मैग्नीशियम ये है और एल्यूमिनियम ये है, नीचे है इसके, नहीं होगी, है ना। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, रिएक्शन नहीं होगी। और फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। आयरन सल्फेट, आयरन जहाँ है साल्ट वाला, और जो मेटल हमने डाली है उसमें वो क्या है, सिल्वर जे है, नीचे है, नहीं होगी रिएक्शन, है ना। लेस बीइंग सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, नहीं डिस्प्लेसमेंट करेगी। सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर मेटल, ये देखिए सिल्वर ये है, सिल्वर का साल्ट लिया है और उसमें कॉपर डाला है, कॉपर ऊपर है, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, समझिए ना, क्योंकि कॉपर बीइंग ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सिल्वर को मारेगा लात, कहता है तू पीछे हट और मेरे को नाइट्रेट से क्या बनाने दे, सोल्यूशन बनाने दे, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। क्लियर, और सिल्वर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, डी पार्ट क्या है, AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ये इसका आंसर है। क्लियर। और सेकंड पे चले अगर, तो सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राई पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का, लोहे का फ्राई पैन है आपके पास जिसमें आप खाना बनाते हो, उसको जंग से बचाना है। तो कौन सा मेथड, सही मेथड कौन सा है, ग्रीस लगा देंगे उसको, या उसके सरफेस पे पेंट लगा देंगे, या अप्लाइंगे कोटिंग जिंक जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ना, आपने पढ़ा था गैल्वेनाइजेशन, जिंक का कोट कर देंगे उसके सरफेस पे, या सभी ऑल ऑफ द अबव। आंसर तो ऑल ऑफ द अबव भी है, क्योंकि लोहे की चीज़ को क्या करने के, प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से ये सारे मेथड अप्लाई किए जाते थे। लेकिन बात है हमारे फ्राई पैन की, फ्राई पैन में हमने खाना बनाना है, पेंट लगा देंगे तो कैसे करेंगे, और ग्रीस लगा देंगे खाना कैसे बनाएंगे। इट मीन बेस्ट मेथड जो है वो क्या है, पार्ट सी इज द आंसर। क्लियर, सी इज द आंसर, दैट इज अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक का कोड कर देंगे। बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और बनाते हैं, क्या बनता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड बनता है। तो कहता है इनमें से बताएं किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है।
हाई है और द कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल हो जाता है। ये देखिए कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन, अगर कंपाउंड बनाएं तो कैल्शियम का क्या बनेगा, CaO बनेगा, कार्बन का CO2 बनेगा, सिलिकॉन का SiO2 बनेगा ऑक्सीजन के साथ, और आयरन का क्या बनेगा, Fe2O3, जहाँ FeO दोनों बनते हैं, है ना, जहाँ कंबाइन करके हम इसको लिख देते हैं Fe3O4, तो ये बनेंगे। इनमें से देखना है मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई है, इसका तो हो ही नहीं सकता कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो निकल गया बाहर, है ना, क्योंकि ये गैस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहाँ हाई होगा। अब 3 बचे, इनके मेल्टिंग आयनिक कंपाउंड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है सबसे ज़्यादा किसका हाई होता है, इसका सबसे ज़्यादा हाई होता है, 2800 समथिंग होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। लेकिन दूसरा बात है कि सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल, ये सिलिका, ये सैंड की तरह होता है सिलिका ऑक्साइड जो है हमारा, ये रेत, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, और आयरन के ऑक्साइड भी जो है पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेस सॉल्युबल है, ठीक है। इट मीन दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज द बेस्ट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसका सही आंसर है, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम पार्ट कौन सा हो गया, ए पार्ट, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, और दैट इज कैल्शियम। क्लियर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 2800 समथिंग केल्विन, इतने केल्विन होता है, और वो पानी में सॉल्युबल भी होता है वाटर में। और उसके बाद है फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड कैन होते हैं ना, जो जिसमें हम खाना पैक हुआ होता है, जहाँ वो फूड कैन जिनमें आपके जो कोल्ड ड्रिंक आती है, जहाँ जूस आते हैं, उसके अंदर जो कोटिंग की होती है ना, वो होती है टिन की, जिंक की नहीं। क्यों, गैल्वेनाइजेशन पे तो हम जिंक करते थे ना, तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव, जिंक अगर इसमें देखें ना, इसमें हमने टिन नहीं दिखाया, लेकिन टिन जो जिंक जो है वो ऊपर आती है, टिन इसके नीचे आता है, टिन इसके नीचे आता है। इट मीन टिन क्या है, टिन लेस रिएक्टिव है ना। रीजन हमारे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, फिर हमें आंसर पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, हम जल्दी से उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देख लेना होता है, हो सकता है बेस्ट आंसर उसमें से कोई और हो। तो इट मीन क्या है, पहला कहता है जिंक इज कॉस्टली देन टिन, महंगी है, नहीं ये तो है नहीं, जिंक भी सस्ती है और टिन भी सस्ती है, जिंक तो उससे भी सस्ती है। जिंक हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी नहीं है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट टिन से ज़्यादा भी नहीं होता। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक जो है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। जिंक जो है ऊपर आती है, ये जल्दी रिएक्ट हो जाती है, खाने से जल्दी रिएक्ट हो जाएगी, उसको पॉइजनस बना देगी, खाने को ख़राब कर देगी। लेकिन अगर टिन लगाया होगा तो जो वो ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी बेटर नहीं होती, आपको बता दें, फिर भी इतनी यूज़फुल नहीं होती। जे खाने को इसकी लेयर मेटल की चढ़ा दें, ये नुकसान तो करती हैं। तो क्लियर, फिर कौन सा आएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। दूसरा लिखा है जिंक इज लेस रिएक्टिव, नहीं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है, दैट इज आंसर इज सी। सी पार्ट क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन टिन। क्लियर। ये टिन क्या होता है, SN, ठीक है, SN, इसका सिंपल SN होता है, या टिन भी लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो मुश्किल से मुश्किल ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके दिमाग में ऐसे बच जाएगा, ठीक है। बुक्स पढ़ें और वीडियो देखें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो उसके बाद चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है आपको कुछ मटेरियल दिया गया है, ये देखिए स्विच दिया गया है, बल्ब दिया गया है, वायर्स दी गई हैं और बैटरी दी गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने टेस्ट करना है इनमें से कौन सा मटेरियल जो है मेटल्स हैं और कौन सा क्या है नॉन मेटल्स हैं। कुछ ये देखना है कुछ मटेरियल्स। तो इसमें कैसे, हमें पता है मेटल स्विच जो है मेटल नहीं होता, ये बल्ब जो है वो मेटल नहीं होता, मेटल लगी होती है नीचे उसके साथ, लेकिन है ना, वायर हो सकता है, बैटरी भी, बैटरी में मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है। तो टेस्ट कैसे करना है, इसके 2 पार्ट हमने बनाए हैं। बेस्ट तो ये पार्ट सेकंड वाला मैं कहूँगा ये बेस्ट है इसका सोल्यूशन। लेकिन उसने हैमर भी लिखा है, एक हैमर भी दिया गया है, हथौड़ा भी दिया गया है साथ में। अगर हथौड़ा दिया है तो फिर हम उसका भी तो यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, कहता है वी बीट द गिवन मटेरियल विद हैमर। हैमर से जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं ना, उनको हम अगर बीट करेंगे 4-5 बार, उसको उस पर हथौड़ा मारेंगे, तो जिसकी शीट बन जाएगी, जो थोड़ी क्या होगी, जो टूटेगी नहीं बल्कि थोड़ी क्या हो जाएगी, चौड़ाई में हो जाएगी, जो शीट की तरह फैल जाएगी, वो होगी मेटल। और जो टूट जाएगी ब्रिटाइल, हमने पढ़ा था नॉन मेटल ब्रिटाइल होती हैं, है ना। तो ये देखिए वी बीट द गिवन मटेरियल विद हैमर 4 और 5 टाइम
टर्न बाई टर्न, बारी बारी, द सैंपल विच चेंज इनटू शीट्स, थिन शीट्स विल बी मेटल्स एंड विच ब्रेक इनटू पीसेस विल बी नॉन मेटल। जो टूट जाएगा वो नॉन मेटल है। एज मेटल आर मेलेबल, मेटल मेलेबल होती हैं, और ये क्या होती हैं, ब्रिटल। जो हमारी नॉन मेटल है वो ब्रिटल होती हैं। क्लियर? तो ये भी लिख सकते हैं। और सेकंड हमारे पास बड़ा अच्छा इसका आंसर ये है कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं। इलेक्ट्रिक सर्किट आपने छोटी क्लासों में भी देखा था, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं। जी आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसमें हमने क्या लगाया, ये देखो बैटरी के साथ हमने वायर जोड़ी, ये वायर हैं, ये जो लाइनें होती हैं ये वायर का सिंबल होती है, ये सिंबल है इसके, जी याद रखने सिंबल आपने। बैटरी का सिंबल ये होता है, मीन ऐसे बड़ा और छोटा, ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव एंड और दिस इज नेगेटिव। ये 2 सेल लगाया मैंने, 2 बनाए तो 3 बनाए तो 3 सेल हो गए। सिंगल भी दिखा दो तभी चलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का, एक वायर नेगेटिव वाले को लगा दिया, एक पॉजिटिव वाले को, और इधर लगा दिया स्विच। स्विच का ये सिंबल है, ये देख लें ऐसे, ये वायर है ना, इसके साथ जैसे स्विच नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, सर्किट चल पड़ेगा। और ये बल्ब का सिंबल होता है, ये सिंबल आपने याद रखनी है। अच्छा सर्किट बनाना है आपने डायग्रामेटिकली, वो भी बना सकते हो पूरा, वो स्विच दिखा के बल्ब दिखा के, लेकिन अगर सिंबल की फॉर्म में है तो यही चलेगा। उसके बाद ये है टेस्ट मटेरियल, जहां आप कोई लोहे का जो 2 क्लिप लगाने हैं वो भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी मेटल को यहाँ रख सकते हो। अब हमने क्या करना है, अगर हमने चेक करना है कि मेटल है या नॉन मेटल है, जैसे हमारा हथौड़ा है, हथौड़े के पीछे एक लकड़ी का लगा होता है, लकड़ी लगी होती है, उसको चेक करेंगे, जहाँ रखेंगे, स्विच को ऑन करेंगे जहाँ से, है ना, जहाँ रखेंगे उसको लकड़ी को, और स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे बल्ब ऑन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, नॉन मेटल। उसके बाद हथौड़ा जो लोहा है उसका लोहे को रखेंगे, वो देखेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ऑन हो गया। मीन कहने का मतलब, जिसमें जब हम टेस्ट करेंगे इसको, इसके बीच में दोनों तारों के बीच में गैप है ना, इसके बीच में रखेंगे और दोनों तारों इसके वायर जो है इसके साथ जोड़ेंगे। अगर बल्ब ग्लो हो गया तो वो क्या है, मेटल। अगर नहीं हुआ तो नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो मेटल जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं, बैड कंडक्टर। लेकिन एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होती है, आपको पता होगा कौन सी, ग्रेफाइट, है ना। बाकी देखो हम कहेंगे मेक इलेक्ट्रिक सर्किट विद ए बैटरी, बल्ब, सम वायर एंड स्विच के साथ, जैसे कि दिखाया गया है। नो टेस्ट द गिवन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल वन बाई वन, द सैंपल विच अलो द करंट टू पास थ्रू इट बाई मेकिंग द बल्ब टू लाइट अप। जिसमें बल्ब जग जाएगा, करंट पास हो गया मानो, विल बी द मेटल। एंड इफ, एंड भी लिख सकते हो, एंड इफ नो करंट इज पास एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, द मटीरियल विल बी नॉन मेटल। जिसमें बल्ब नहीं जगेगा वो क्या है, नॉन मेटल। वेरी इजी, क्लियर, लिख सकते हो आप, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आप, अपनी, मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखना, आपने किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 5th का, कि ये जो 2 प्रॉपर्टी आपने देखी हैं इसके बेस पे बताएं जो मेटल है वो कौन कौन क्या काम आ सकती है उसकी, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल ऑन दीज 2 प्रॉपर्टीज। पहले हमने देखी हैमर से, मेलेबल, ठीक है, शीट्स बन जाती हैं। अगर शीट बन जाती हैं तो मीन उसके बॉक्स बन सकते हैं, उसकी बकेट बन सकती हैं, है ना, उसकी रूफ पे जो डालते हैं चादरें वो बन सकती हैं, बड़ा सारा सामान बन सकता है। और अगर गुड कंडक्टर है मेटल, अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी वायर बन सकती हैं, इलेक्ट्रिक वायर जो हम घरों में बिजली के लिए यूज करते हैं। तो एज मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ये दोनों प्रॉपर्टी बताती हैं कि मेटल क्या है, मेलेबल है और डक्टाइल भी है। मेलेबल पता नहीं शीट्स में चेंज करना, डक्टाइल मीन वायर बनाना। दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग शीट्स, शीट्स बन जाएंगी, एंड वायर फॉर मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग वर्कर्स, आयरन शीट्स, बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तारें जो है, एंड अदर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो है इनसे बना सकते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी मेटल, उस वो वाला टॉपिक देखें, वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें एक एक चीज़ आपको मेटल की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल मेलेबल क्या है, डक्टिलिटी क्या है, सोनोरस क्या है, ठीक है, शाइनिंग नेचर कैसे होता है, तो ये सारी वो अपने वीडियो देख लेनी है पहले, तो क्लियर, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, और गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमने तो पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक भी हमने वीडियो देखोगे उसमें हमने बड़े क्लियर किया हुआ है। एम्फोटेरिक बेसिक ऑक्साइड जो बेस की तरह बिहेव करते हैं, है ना, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, यही पढ़ा था ना। अब एम्फोटेरिक ये हैं, एम्फोटेरिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दोनों बिहेव करते हैं, जरूरत पड़ने पर अगर उसमें ऐसा ऑक्साइड है जे उसमें अगर ज़्यादा पावर वाला एसिड डाल दो तो खुद बेस बन जाता है,
और उसमें अगर कोई ज़्यादा पावर वाला बेस बन जाओ तो खुद एसिड दिखाना लगता है। जैसे कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। ये भी हमने एम्फोटेरिक वाला हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ये देखिए दो मेटल ऑक्साइड आपने ये बताया था, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। लेकिन मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक भी होते हैं, और नॉन मेटल के कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जरूर केमिकल प्रॉपर्टी आपने देखनी है। तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, बोथ एसिड एंड बेस, दे रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस, रिएक्ट बोथ विद लिख सकते हो, एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, एसिड या बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या बनते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोलेंगे। दो एग्जांपल आपको देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। देखो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो हमें पता है कि ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये बेस होते हैं। हमने देखे थे उधर, इनको पानी में डिजॉल्व किया था तो क्या बन जाती हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाती हैं। लेकिन ये क्या बनाती थी, पानी के साथ ऑक्साइड बनाती थी, ऑक्साइड, यही जो वाला ऑक्साइड। तो जिंक भी ऑक्साइड बनाती है, जे भी ऑक्साइड बनाती है। तो हमने इनके देखे थे, इन तीनों के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, एसिड एज वेल एज बेस। ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैंने एसिड में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना दिया एसिड में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al और Cl, पॉजिटिव जहाँ से नेगेटिव जहाँ से। ठीक है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है, Al, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 है, इसकी वैलेंसी 1 है, 3 इसके पावर में, 1 इसके पावर में, बैलेंस करना होता है ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। मेटल पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव होती हैं, क्लियर। तो वाटर बन के बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमने बेस डाल के देखा, ये बेस, ये क्या है, एसिड। जब बेस डाला तब भी इसने साल्ट बना दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर देखो एसिड डाला तभी साल्ट बना दिया, इट मीन ये क्या है, ये बेस है, ये बेस का काम कर रहा है। जब बेस डाला तभी इसने साल्ट बना दिया, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है सबसे, है ना, इससे सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस कोई है ही नहीं। तो इसमें जब ये डाला तो साल्ट बन गया, इट मीन ये क्या बिहेव कर रहा है, एसिड। ये देखो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। ठीक है, तो जहाँ से क्लियर हो गया कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिड और बेस दोनों बिहेव कर सकता है। ऐसे ही जिंक के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं, 4-5 ऑक्साइड दे देंगे, उनमें एक जे दे देंगे, बताओ एम्फोटेरिक कौन सा है। लेकिन तभी होगा जब अगर आपने चैप्टर को बड़ी अंडरस्टैंडिंग से उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे 7th क्वेश्चन पे, जिसमें वो पूछता है नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। मीन 2 ऐसी मेटल बताएं जो हाइड्रोजन से एसिड निकाल लेती हैं, और 2 ऐसी बताएं जिनसे नहीं निकाला जाता। मीन कहने का मतलब ऐसी मेटल बताएं जो एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं, और 2 ऐसी बताएं जो एसिड से रिएक्ट नहीं होती। तो बड़ा ईजी है। ठीक है, इसके लिए भी आपको याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हमने एक अलग से वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज की डाली है, अगर वो आप देखें तो क्लियर हो जाएगा। हमने कोई 20 बार रिएक्टिविटी सीरीज बार लिखा है, तो चलो दोबारा लिख देते हैं आपको, अगर आप नहीं देख रहे हो। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। उसके बाद था कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये देखिए, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मीन ये ऊपर वाली मेटल जो हैं ये हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाती हैं, हाइड्रोजन से एसिड निकाल लेती हैं, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साल्ट बना लेती हैं। ये नीचे वाली मेटल रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, यही हमने इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हम इसमें की हैं वीडियोस में, अपनी केमिकल रिएक्शंस में, वो देख सकते हो आप केमिकल रिएक्शन। तो क्लियर, तो इनमें से कोई भी मेटल का नाम आप दे दें कि ये रिएक्ट होती हैं, ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेती हैं, ये नहीं करती। तो ए मेटल अबव हाइड्रोजन इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन के ऊपर जो हैं विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड। फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, सारी लिख सकते हो। 2 पूछें 2 दे दो। और ये नीचे वाली जो है कॉपर, मरकरी विच डिस्प्लेस बिलो, ठीक है, तो वो नहीं करती। आंसर तो आप ऐसे दे सकते हो, सोडियम, पोटाशियम, ये पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में 2 लिख सकते हो, कॉपर, सिल्वर। लेकिन अगर लंबा करना थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह लिख दो। उसके बाद
है हमारा 8th क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। जब रिफाइनिंग करते हैं आप, है ना, मेटल को ओर से निकालने के बाद वो इम्प्योर होती है, प्योर नहीं होती, उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो मेटल का क्या बना, एम मेटल जो आपने ली है उसका क्या बनाते हैं, कैथोड किसका बनाते हैं, एनोड किसका बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है। हमने की थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उस पर एक सिंगल वीडियो है रिफाइनिंग वाली, वो आप देखें तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे कॉपर का मैंने दोबारा डायग्राम बनाई है, उस पर भी हमने पूरा डिटेल में समझाया है। तो ये कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, कॉपर जो निकला है वो इम्प्योर है, तो हम क्या करते थे, इसमें क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक एनोड एक कैथोड, बीच में इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी लगाई होती है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है। कॉपर जो इम्प्योर होता है उसको पॉजिटिव के, उसके बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हैं, मीन वो एनोड बन जाता है। वो उसका थिन ब्लॉक लेते हैं, उसको एनोड बना देते हैं, और एक प्योर कॉपर लेते हैं, ठीक है, वो अलग से लेना आपने, प्योर मार्केट से ले लो या लैब से ले लो, उसको आपने क्या बनाना है, उसको कैथोड बनाना है, कैथोड भी नेगेटिव से जोड़ देना है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी उसी मेटल का होना चाहिए, मीन कॉपर सल्फेट होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड होना, समझिए ना, मीन जिस मेटल की आपने रिफाइनिंग करनी है उस मेटल का आपने एनोड बनाना है, उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। अगर सिल्वर होगा तो सिल्वर का आपने एनोड बनाना है, लेकिन प्योर सिल्वर एक लेनी है पतली सी, उसका आपने क्या बनाना है, कैथोड बनाना है, उसको नेगेटिव से जोड़ना है, और सिल्वर नाइट्रेट वगैरह सोल्यूशन इसमें डालना है। तो कहता है ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बना देना है, और जो प्योर मेटल है, मेटल वही है एमई, लेकिन वो हमने प्योर लेनी है अलग से, उसका हमने कैथोड बना देना है। और वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, उसी मेटल का कोई सॉल्ट लेना आपने, ठीक है, तो उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट बना देना है। तो जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप देखें अगर, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कहते हैं ना, साफ आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, सल्फर पाउडर। ये कहता है ये प्रत्यूष एक लड़का है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है सल्फर को लेके, है ना, उसको सल्फर को लेके देखो वो जला रहा है, उसको जलाने के बाद जो उससे गैस निकलती है उसको उसने एक कंटेनर में क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। अब उस गैस में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, मीन सल्फर को उसने क्या किया है, एयर में जलाया है, तो नेचुरली उससे कोई गैस निकली है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हमें पता है, हमने पीछे देखा है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो उसमें उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए, लिटमस पेपर लेके ब्लू और रेड उसके ऊपर रखा, बारी बारी देखते हैं कि जो ड्राई पेपर रखा एक बार मॉइस्चर रखा, तो क्या चेंज हुई या नहीं हुई, और केमिकल रिएक्शन बताएं। ये 3 पार्ट है इसमें। तो कहता है सल्फर पाउडर वर्न इन एयर, जब एयर में वर्न करेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उस पहले स्टेप में उसने क्या किया, लिटमस पेपर को ऊपर रखा, नो चेंज। वैसे तो हम कहते हैं कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन जब सूखे पेपर को, ड्राई पेपर को रखा उसने, ब्लू को रेड को, कोई चेंज नहीं हुई। तो पहला पार्ट आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सल्फर। ये आ गया ना हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, अलग से कर ले, ये इसको आप उतारना तो उतार सकते हैं, मैं मिटा देता हूँ। ये बड़ी सारी इस पर वीडियो में दिखाया गया है, और एक अलग से वीडियो भी रिएक्टिविटी सीरीज पे है। तो पहले पार्ट में हम करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस कोई एक्शन नहीं। उस सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न मॉइस्चर ब्लू लिटमस पेपर। उसने थोड़ा सा पानी लगाया, पेपर को पानी में डिप किया, फिर उसने गैस के ऊपर रखा, तो वो देखा वो क्या हो गया, जो ब्लू लिटमस पेपर था, रेड को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो था वो क्या हो गया, रेड हो गया। ये देखो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एसिड है ना, एसिडिक इन नेचर है। क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने रिएक्शन बतानी है। ये देखिए रिएक्शन, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन होता क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर अगली एसिड वाली दिखानी है आपने, जैसे उसने पानी में डिजॉल्व किया तो वहाँ क्या बनना शुरू हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये हम पानी में डिजॉल्व करते हैं ऑक्साइड को तो एसिड बनाते हैं, और नॉन मेटल वाले हमने देखे थे, जब पानी में डिजॉल्व करते थे बेस बनाते थे। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड बना गया। इसी कारण उसने जो ब्लू पेपर था हमारा रेड लिटमस, उसमें रेड कर दिया, है ना, लिटमस पेपर को उसने रेड कर दिया ब्लू वाले को। तो दिस इज अबाउट, ये पूरा इसका आंसर हो गया पार्ट्स में, 1 2 3 पार्ट्स। उसके बाद स्टे टू वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, कुरीजन हमने पढ़ा था। और आयरन को जंग लगना उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग। आयरन का जंग तो आपने देखा होगा, कॉमनली घरों में जो आयरन आर्टिकल अगर बाहर पड़े रहे बरसात में तो वो ख़राब हो जाते हैं, एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की उसके ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, Fe2O3, ठीक है।
तो ये रस्टिंग को कैसे बचाया जाता है, तो आपने देखा है पेंट कर देते हैं ऊपर, है ना, ग्रीस ऑयल लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। लेकिन एक और मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ा था, क्या है, जिंक का कोटिंग कर देते हैं। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है। जिंक कहती है जब तक मैं हूँ, अगर ऑक्सीजन और वाटर उस पर अटैक करते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे देती है, जिंक दे देती है। जिंक मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखें आयरन नीचे आता है, जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जब अटैक करते हैं मॉइस्चर कंडीशन तो जिंक डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म होती जाती है, लेकिन आयरन को बचा लेती है। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, बाय कीपिंग रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग आयरन सरफेस अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर। आपने सिर्फ आयरन के सरफेस को बचाना है, एयर और वाटर उसका अटैक नहीं होना चाहिए। तो कैसे, बाई अप्लाइंग पेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, पेंट लगा दें। या दूसरा बाई गैल्वेनाइजेशन, इन गैल्वेनाइजेशन ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इज डिपॉजिट, लेयर चढ़ा देते हैं जहाँ आयरन के उसको जिंक को मेल्ट करके ना आयरन को उसमें डिप करते हैं, तो उसके सरफेस पे लेयर चढ़ जाती है और जिंक जो है अब खुद तबाह हो जाती है, आयरन को बचा लेती है। एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गैल्वेनाइजेशन जब करते हैं जहाँ आयरन पे जिंक का कोड क्यों चढ़ाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं चढ़ाते। तो कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर अंदर एयर चली गई, कोई सुराग छोटा जो हो गया तो अंदर एयर चली गई तो अंदर ही अंदर कॉपर जो है वो रिएक्टिव होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, समझे ना। तो ये था कि मोर रिएक्टिव मेटल से गैल्वेनाइजेशन की जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चे, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्मड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल जो है कैसे ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में मेटल बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक, और नॉन मेटल बनाती हैं एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आंसर हो गया एसिडिक और न्यूट्रल। तो नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और भी होते हैं, ये लिख सकते हो। और न्यूट्रल ऑक्साइड देखें अगर नॉन मेटल के, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी क्या है, न्यूट्रल है। और लिखना तो और भी लिख सकते हो कि ये जो ऑक्साइड है एसिडिक, जब वाटर में डालते हैं ना एसिड बना देते हैं। ये कार्बोनिक एसिड बना देता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, है ना। अभी हमने पीछे रिएक्शन भी की इसकी। तो ये अगर रिएक्शन देनी है वो भी दे सकते हो, लंबा करना जितना कर सकते हो, लेकिन ये वाटर से फर्दर रिएक्ट नहीं होते। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें कुछ पार्ट पूछे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे पहला पार्ट वो पूछता है प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर के गहने क्यों बनाए जाते हैं, तो वेरी मच क्लियर है, ये शाइनिंग सरफेस होता है उसका। दूसरा, उसकी तारें भी बन जाती हैं, मैलेबल शीटें भी पतली से पतली बना लेते हैं। कहते हैं 1 ग्राम गोल्ड जो है ना उसको इतना पतला किया जा सकता है कि 2 किलोमीटर तक भी उसको उसकी वायर बना जा सकती है। तो ये देखिए, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोलिजन, और कोलिजन नहीं होता। हमने देखा वो नीचे आती है हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको जंग नहीं लगता, एसिड से भी रिएक्ट नहीं होती है बनके। तो रेजिस्टेंट होता है रुकावट, वो रिएक्ट नहीं होती, कोलिजन नहीं होता उनको। हैव ए शाइनी सरफेस एंड आर हाईली मैलेबल, शीट्स बन जाती हैं, एंड डक्टाइल वायर्स बन जाती हैं पतली से पतली, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, सोडियम पोटाशियम और लिथियम मेटल को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है या ऑयल में क्यों रखा जाता है। हमें पता है दे आर वेरी रिएक्टिव, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है, वाटर से रिएक्ट हो जाती है, एयर इवन के आप बाहर रखोगे तो रिएक्ट हो जाएगी, आग पकड़ लेगी, है ना। हमने बताया था कैसे आग पकड़ती है, वो रिएक्शन देख सकते हो। तो हम लिखेंगे कि सोडियम पोटाशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रिएक्ट विगरसली, बड़ी तेजी से, विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू कैच फायर, आग पकड़ लेती हैं। सो टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल। ठीक है, आग क्यों पकड़ती है जी, आप जब चैप्टर में वीडियो देखोगे ना क्लियर हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर के साथ वहाँ है क्लियर। उसके बाद थर्ड उसने पूछा है, ये जो एल्युमिनियम है, ये आप देखेंगे ये ऊपर आता है, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आ जाता है। तो ये तो बड़ा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम हमने देखा बड़ा रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी हम इसके जो बर्तन बनाते हैं, आपने देखा प्रेशर कुकर, आपके घर में पतीले जो हैं वो यूज़ करते हैं हम, ये अगर ज़्यादा रिएक्टिव है फिर तो ये रिएक्ट हो जाएगा और हमें नुकसान करेगा। लेकिन ये एल्युमिनियम जो है आपको बताएं, इसको कोलिजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर जैसे आप इसको एक्सपोज करेंगे ना,
एल्यूमिनियम को इसके ऊपर जो ऑक्सीजन अटैक करेगी उसके ऑक्सीजन की एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, टफ लेयर बन जाती है, और वो फर्दर वो ऐसी लेयर है वो फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करती है। क्लियर। इसके लिए हमने एनोडाइजिंग प्रोसेस भी की थी इंडस्ट्रीज़ में। जो आपके घरों के एल्यूमिनियम के फ्रेम होते हैं या बड़ो डेकोरेटेड जो मटेरियल होता है उनको स्पेशल मेथड से ऑक्सीजन उस पर अप्लाई की होती है बाय एनोडाइजिंग प्रोसेस, वो हमने देखा था। तो हम लिखेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए थिन बट टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ऑन इट्स सरफेस। दिस एल्यूमिनियम बिकम हाई रेजिस्टेंट टू कोरिजन, इसको जंग नहीं लगता फिर, एंड हाई हीट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। देयरफॉर एल्यूमिनियम मेटल इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल फॉर कुकिंग। क्लियर हो गया। ऐसी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वो पूछता है कि जो और हमने जब ओर से हम मेटल निकालते हैं ना, कार्बोनेट का ओर जहाँ जो सल्फाइड का ओर है, तो उसको डायरेक्ट उसमें से रिडक्शन क्यों नहीं कर देते, उसको पहले मेटल ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हैं। ठीक है, तो रीज़न इसका ये है कि जो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर है उनमें से मेटल निकालना इतना आसान नहीं है जितना कि उसको ऑक्साइड बना के आसानी से निकाली जा सकती है। ऑक्साइड बना के हम उसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, कार्बन डालते हैं या एल्यूमिनियम डालते हैं, ऑक्सीजन निकल जाती है, मेटल अलग हो जाती है। तो द डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, इस कारण मेटल ऑक्साइड में चेंज करना पड़ता है बाई कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कार्बोनेट को हम लगाते थे कैल्सिनेशन, है ना, पता ना आपको, इन द absence ऑफ एयर हीट करना, और सल्फाइड वाले को लगाते थे रोस्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना। और जो सल्फाइड कार्बोनेट और हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। रिएक्शन लिखना चाहते हो, एग्जांपल देना चाहते हो, दे सकते हो। जैसे जिंक के दो ऑक्साइड थे, है ना, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। कैलामाइन कार्बोनेट वाला था, जिंक ब्लेंड क्या था, सल्फाइड वाला था। उनको दोनों को पहले कैल्सिनेशन रोस्टिंग लगा के ऑक्साइड में चेंज करते थे, फिर उसकी कार्बन से रिडक्शन करते थे। वो जितना मर्जी आप लंबा लिख सकते हो, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें वो लिखता है कि आपने देखा है कि टर्निस्ड कॉपर को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमन जूस या इमली का जूस जो है, खट्टा जो है, खट्टे मटेरियल मीन उनका प्रयोग करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो खट्टे सब्सटेंस हैं दे आर इफेक्टिव टू क्लीन देम। तो टर्निस्ड कॉपर का मतलब होता है कि कॉपर को जंग लग जाना। और हमने पढ़ा था कुरिजन में कि कॉपर पे एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, है ना। तो टर्निस्ड कॉपर इज ए कुरिजन ऑफ कॉपर इन विच ए बेसिक कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों होते हैं उसमें, लेकिन हम जनरली बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। इज फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। नेचुरली बेस है, तो बेस को साफ करने के लिए क्या चाहिए, एसिड डालेंगे, तो बेस और एसिड रिएक्ट होकर साल्ट बन के निकल जाएगा। तो द सोअर सब्सटेंस जो खट्टे मटेरियल होते हैं सच एज लेमन और टर्मिनेट जूस कंटेन एसिड। दीज एसिड डिजॉल्व द बेसिक कार्बोनेट लेयर फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ टर्निस्ड कॉपर एंड दस कॉपर वेसल बिकम क्लीन। क्लियर हो गया ना, वेरी मच क्लियर। बेस में एसिड डालेंगे, साल्ट बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और वो कॉपर की वेसल साफ हो जाएगी। इस कारण इमली और किससे, नींबू से रस से आप साफ कर सकते हैं। अगर सिल्वर भी आपकी, है ना, सिल्वर भी आपकी अगर बना है उस पर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, उनको भी आप साफ कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, एक फिजिकल के बेस पे पूछ सकता है, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देनी है। उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो केमिकल प्रॉपर्टी है के पूछता है, तो फिर केमिकल जो रिएक्शन हमने की हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उनमें से कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो निकालने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। ये देखिए, मैंने इधर मेटल्स लिखी है, इधर नॉन मेटल लिखी हैं। तो सबसे पहला मेटल फॉर्म बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी हमने ऑक्साइड बनाए पीछे। मेटल के क्या क्या बनते हैं, बेसिक और एम्फोटेरिक भी होते हैं कुछ। तो नॉन मेटल जो है उनके क्या होते हैं, एसिडिक, और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। आप इतना लिख दें बेसिक और इधर लिख दें एसिडिक ऑक्साइड, तब भी चलेगा, लेकिन दोनों लिख दें तब भी ठीक है। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड वाटर। मेटल एसिड के साथ भी और वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। ये केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल की जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन होती है, ना किसके साथ होती है, एसिड के साथ होती है। और उसके बाद कहता है मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड वाटर।
मेटल जो है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर मेटल थी, वो वाटर से या एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर लेती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती थी। लेकिन नॉन मेटल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती। क्लियर। उसके बाद है मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। मेटल के ज़्यादातर कंपाउंड आयनिक ही होते हैं। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था इस चैप्टर में, है ना, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और क्लोरीन हमारी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन फैमिली का ग्रुप, जिसको ये इलेक्ट्रॉन देती है, ये ले लेती है और पॉजिटिव नेगेटिव बन के बॉन्ड बन जाती है, आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसके केस में है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स, जैसे हमारा HCl है ना, ये इनमें कोवलेंट बॉन्ड होती है, नॉन मेटल कोवलेंट क्लोराइड। और भी हैं, जैसे ये CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बड़े सारे आ जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ लिखते हैं मेटल यूजली डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं होती, लेकिन हमने देखा था हाइड्रोजन से रिएक्शन जब हमने की थी, कुछ मेटल जो हैं जो ऊपर आती हैं सबसे, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, वो उसको फोर्स करती हैं कि हमारे साथ रिएक्ट हो। मेटल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो रिएक्ट कैसे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्टिव मेटल उसको फोर्स करती हैं रिएक्ट करने के लिए। वो हमने देखा था रिएक्शन कैसे होती है, मेटल हाइड्राइड बनाए थे, जैसे पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम रिएक्ट हो जाती थी, और पोटाशियम हाइड्राइड KH बनता था, सोडियम हाइड्राइड बनता था, मैग्नीशियम MgH2, ये बनाए थे हमने। और लेकिन नॉन मेटल की तो हाइड्रोजन से रिएक्ट हो जाती हैं, है ना। नॉन मेटल आपने देखा है, वाटर है, HCl है, H2S है, मीथेन है, इथेन है ना, बड़े सारे कंपाउंड हाइड्रोजन से कंबाइन होके नॉन मेटल के बन जाते हैं। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। तो अगर और भी लिखना चाहते हो तो बड़े सारे डिफरेंस आप केमिकल प्रॉपर्टी में ढूंढ सकते हो जब टॉपिक को पढ़ोगे। तो इसका लें स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। बच्चों अब चलते हैं लास्ट दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक वुमेन ने अपनी बैंगल गोल्डस्मिथ को दी साफ करने के लिए। गोल्डस्मिथ ने उसको एक सोल्यूशन में डिप किया और जब निकाली तो वो उनका सरफेस जो था वो चमक रहा था, बैंगल चमक रही थी। लेकिन जब बेड किया गया तो क्या हो गया, बेड कम हो गया, वो वुमेन परेशान हो गई। तो आपने बताना है इसके बारे में पूरा, ये कैसे हुआ। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि गोल्ड जो है वो एसिड से भी रिएक्ट नहीं होते। तो ये लेकिन एक सोल्यूशन होता है हमारा एसिड्स का, एक्वोरिजिया जिसे बोलते हैं, वो इतना खतरनाक होता है कि सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है, प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर देता है। एक्वोरिजिया क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए, नाइट्रिक एसिड, सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितनी रेशो में, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बनाना है। ये जो एसिड है एक्वोरिजिया, ये सभी मेटल को डिजॉल्व कर देता है ना। जो मेटल नहीं भी रिएक्ट होती किसी से, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो इट डिजॉल्व ऑल मेटल्स द अपर लेयर ऑफ गोल्ड। जब गोल्ड को डाला तो अपर लेयर क्या हो गई, डिजॉल्व इन एक्वोरिजिया एंड देयरफॉर बैंगल स्पार्क्ड लाइक न्यू बट देयर इज लॉस इन देयर वेट। लेकिन चमक तो रही थी, लेकिन वेट क्या हो गया था, कम हो गया था। इस कारण ध्यान रखना, आप भी कभी गहने साफ करवाने जाओ ना तो घर में कर लेने होते हैं वो, क्योंकि गोल्ड को जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन बाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक। ठीक है, इंडस्ट्रीज में पानी को गर्म करने के लिए बड़े बड़े टैंक जो बनाए होते हैं कॉपर के बनाए होते हैं, स्टील के क्यों नहीं, स्टील के क्यों नहीं, या आयरन के क्यों नहीं, स्टेनलेस स्टील होती है ना हमारी, आयरन की अलॉय है, उसके क्यों नहीं बनाते। तो इसका रीजन है कि कॉपर गुड कंडक्टर है, हीट ज़्यादा कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू स्टील। कॉपर को जंग नहीं लगता, हमने देखा है, नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यही इसके रीजन है कि कॉपर इज फेयरली रेजिस्टेंट टू कोरिजन, बट स्टील को रस्ट लग जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है उसको। कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट स्टील इज नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर इस एक्सरसाइज के पूरे। ठीक है, तो आपने इनको ध्यान से करना है। और कई बार क्या होता है, इसके भी अलावा बड़े सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो आपने पूरी बुक पढ़नी है। और ये वीडियो जितनी भी हमने बनाई है चैप्टर पे आप देखोगे तो आपके बड़े सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कंप्लीट वीडियो हम आपको हर चैप्टर पे देंगे। तो ओके बच्चों,